नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ रूम से हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह मेरे सहयोगी राजा शर्मा। राजा भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर। सर थैंक यू। राजा भाई, एक प्रेडिक्शन आपने हॉटलाइन पर किया था कोविड को लेकर। धीरे धीरे वो स्थितियाँ निर्मित हो रही है, क्या कह रहे हो उसको लेकर आप? देखिए, दरअसल जो कुछ भी आकाश मंडल में या धरती पर घटित होता है उसमें कहीं ना कहीं ग्रह, नक्षत्र और राशियों का बड़ा योग होता है, बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, बड़ा कैलकुलेशन होता है, बड़ा प्रेडिक्शन होता है। तो जब मुझसे किसी ने सितंबर में पूछा था कि क्या कोविड वापस आएगा, तो मैंने जनवरी के बाद का एक कंजक्शन ट्रांजिट देखा कि इस पीरियड में मुझे लगता है कि एक बार कोविड वापस पांव पसार सकता है देश दुनिया के अंदर। और यदि हम भारत की कुंडली देखकर उस लिहाज से मैंने कैलकुलेशन कहा, तो हमने कहा था कि मोर और लेस इंडिया में ये जनवरी में इसके प्रेडिक्शन दिखते हैं और फिर फरवरी में और मार्च ऑनवर्ड इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। तो ये एक ऐसा कैलकुलेशन है सर कि महामारी दर्शाता है, ग्रह, योग, नक्षत्र, उसके लिहाज से वो प्रेडिक्शन किया गया था। और मुझे लग रहा है कि वो प्रेडिक्शन धीरे धीरे थोड़ा शेप लेता हुआ दिख रहा है। संभल कर रही है, धीरे धीरे प्रेडिक्शन शेप लेता दिख रहा है और मामले धीरे धीरे ओमिक्रॉन को लेकर भी आ रहे हैं, कोविड को लेकर भी मामले आ रहे हैं। पर अगर हम सुरक्षित रहेंगे, हम SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन इनका अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम इनसे बचने में कामयाब होंगे। लेकिन साथ ही जिन लोगों ने टीके नहीं लगवाए हैं या पहला टीका लगवाने के बाद दूसरा टीका नहीं लगवाया है, तो उनसे भी शो के माध्यम से अपील करते हैं कि आप कम से कम टीकाकरण, वैक्सीनेशन का काम ज़रूर पूरा कर लें। बहरहाल राजा भाई, लंबी जद्दोजहद के बाद, लंबी जद्दोजहद मतलब सालों की जद्दोजहद के बाद इंदौर में कमिश्नर प्रणाली, पुलिस कमिश्नर की प्रणाली लागू हुई है। इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, ये बहुत ही जिसको कहते हैं ना, बहुत इम्पोर्टेंट विषय भी है और इम्पोर्टेंट अब चैलेंज भी है। किसके लिए चैलेंज है? पुलिस के लिए, और इम्पोर्टेंट विषय है डिस्कशन के लिए। दरअसल हम 2003 से दिग्विजय सिंह की सरकार के ज़माने में हम सुनते आ रहे थे कि कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि SK दास जब DGP हुआ करते थे तब भी ये चर्चा होती थी कि इंदौर के अंदर कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। फिर कई DGP बदल गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मोर और लेस 4 टर्म में आ गए हैं, 3 टर्म पूरे कर चुके हैं, 4था टर्म में चल रहे हैं। कई बार उन्होंने भी अनाउंस किया, कमलनाथ की सरकार में भी अनाउंसमेंट हुआ कि कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी, लेकिन कमिश्नर प्रणाली लागू नहीं हो सकी थी। इसके पीछे बड़ा साफ कारण है सर कि IAS लॉबी कभी भी नहीं चाहती थी कि उनके पावर जो हैं कम हो और पुलिस के पावर बढ़े, मतलब IPS लॉबी के पावर बढ़े। और किसी भी सत्ता के गलियारे में IAS लॉबी बड़ी पावरफुल होती है सर। IAS लॉबी का बड़ा दखल होता है नीति और निर्णय लेने में। मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, चीफ सेक्रेटरी भी IAS होता है, PS भी IAS होते हैं, ACS भी IAS होते हैं, कलेक्टर भी IAS होते हैं, तहसीलदार से लेकर पटवारी तक भी कहीं न कहीं सिविल सर्विसेज के लोग और IAS होते हैं। ऐसे में IAS लॉबी जो है किसी भी सूरत में इस बात पर एग्री नहीं थी कि मध्य प्रदेश में खासतौर से इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहरों में कमिश्नर प्रणाली लागू हो। और जब जब मुख्यमंत्री घोषणा करते थे तो IAS लॉबी का कहीं ना कहीं दबाव उनके ऊपर फिर आ जाता था और वो डिले हो जाता था, टाल दिया जाता था, लिंगर ऑन कर दिया जाता था। लेकिन अभी क्यों हुआ, इसके पीछे बड़ा कारण समझिए आप। शिवराज जी यदि चाहते हैं तो फिर पहले ही कर देते हैं। ये शिवराज जी के का लिया हुआ निर्णय नहीं है, आप समझिए बात का। ये निर्णय दरअसल केंद्र का निर्णय है। ये प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का डायरेक्शन है, निर्देश है कि देश के प्रोमिनेंट बड़े शहर जहाँ 10 लाख के ऊपर की आबादी है वहाँ पे कमिश्नर प्रणाली को लागू किया जाए, पुलिस को एम्पावर किया जाए, IPS को एम्पावर किया जाए, IPS को धाराओं के माध्यम से, पावर के माध्यम से एम्पावर किया जाए, जिसके तहत वो निर्णय लेने में सक्षम हो और तत्काल प्रभाव से किसी भी चीज़ को, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को निपटने के लिए तैयार रहें। कुल मिला के IPS लॉबी की जब नेशनल DGP कॉन्फ्रेंस होती है तो मुझे याद है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भी DGP कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद अभी लखनऊ में कॉन्फ्रेंस चल रही थी। जिस दिन शिवराज जी ने अनाउंस किया ना सर, उस दिन तो लखनऊ में कॉन्फ्रेंस चल रही थी DGP की
और मुझे ध्यान आता है कि उधर डीजीपी की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उधर से दिशा निर्देश या संवाद हो चुका था या होने की संभावनाएं थी। इस आधार पर शिवराज जी ने ताबड़तोड़ उसको आके अनाउंस कर दिया। सर, आपने कहा राजा कि आईएएस लॉबी नहीं चाहती थी कि उनके पावर कम हो, उनके पावर जो हैं वो पुलिस के पास हैं और टकराव की स्थिति निर्मित हो। क्या लगता है जिस तरह से ये जो अब पुलिस को अधिकार दिए गए हैं, कमीशन प्रणाली लागू की गई है इंदौर भोपाल जैसे 2 शहरों में, तो यहाँ आईएएस आईपीएस लॉबी के बीच कुछ टकराव की संभावना लगती है आपको? देखिए, एज ऑन टुडे भी अपन पर्टिकुलर इंदौर की बात करें तो इंदौर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है आज के डेट में कि जिनको कमिश्नर बनाया गया है, पुलिस कमिश्नर बनाया गया है हरि नारायण चारी मिश्रा जी, उनका इंदौर के टॉप आईएएस आज के डेट में डीएम कलेक्टर मनीष सिंह से बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी है। और जब फ्रीक्वेंसी अच्छी होती है तो पावर भले सेंट्रलाइज हो या डिसेंट्रलाइज हो, कन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं, विवाद नहीं होते हैं पावर्स को लेकर। वो उस सूरत में ज़्यादा होता है जब कोई अफसर नए आते हैं, दोनों अफसर उत्तर दक्षिण की विचारधारा के हो, उस समय में उनको समझना में दिक्कत आती है और एक दूसरे के पावर शेयर करने में प्रॉब्लम आती है। इंदौर के लिहाज से बात करूँ तो मैं हरिनारायण आचार्य मिश्रा बहुत मैच्योर्ड, बहुत गंभीर, बहुत सरल, विनम्र और लो प्रोफाइल में रखे अच्छे काम करने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि मैं उनको 2003 से जानता हूं जब वो एसडीओपी बनकर आए थे और वो 2003 के ही आईपीएस हैं। तो मैं उनके कार्यकाल को लगभग 18 साल से देखते आ रहा हूं। जो मैंने उनके कार्यप्रति को समझा है, चाहे वो कहीं पे भी पोस्टेड रहे हों, वो लो प्रोफाइल में रहकर बेहतर काम करते हैं। सबसे अच्छी बात है वो अपनी टीम को साथ लेकर चलते हैं, एक बड़ा कारण ये है। अब जैसे आईएएस लॉबी में आपने पूछा, तो आईएएस में मनीष सिंह जो है शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है, शहर के व्यक्ति से, विशेष से, संस्थाओं से सबसे वाकिफ़ है। उनको मालूम है लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाता है, कौन से पावर पुलिस के पास है, कौन से पावर एडमिनिस्ट्रेशन के पास है और कौन से पावर को कैसे शेयर करने से शहर की तरक्की होगी। तो मनीष सिंह का जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो शहर की तरक्की है। सर, शहर की तरक्की में मनीष सिंह कोई हडल बर्दाश्त नहीं करते हैं, खुद बनते भी नहीं है और बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। तो मेरा ये मानना है इंदौर में ये मॉडल सक्सेस रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से, पुलिस के लिहाज से, क्योंकि दोनों मैच्योर्ड हैं, दोनों ने इंदौर को लंबे समय तक समझा है, देखा है और दोनों का टर्म लंबे समय से इंदौर में रहा है, बने हुए हैं। तो आई थिंक सो कि यदि पावर को समझने में जितना समय लगता है, लॉ एंड ऑर्डर को, उनकी धाराओं को, वो अलग विषय है, लेकिन मुझे कन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आएगा दोनों में। सही बात है। इंदौर के लिहाज से देखा जाए तो निश्चित तौर पर ऐसा ही बात है कि जहाँ नए पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा जी हैं, वो एकदम लो प्रोफाइल में लेकर काम करते हैं, लेकिन काम बड़े बड़े करते हैं। कई सारे बड़े मामले सुलझाने को लेकर भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। साथ ही साथियों को साथ लेकर चलते हैं, एक बड़ी बात है। साथ ही जिस तरह से इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह जी के बारे में कहा गया है, वे भी काफ़ी सुलझे हुए अफसर हैं और इंदौर की नस नस से वाकिफ़ हैं, तो उन्हें सब पता है कि किस तरह से काम लेना है। तो दोनों कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब की जो ट्यूनिंग है वो काफ़ी अच्छी है। तो निश्चित तौर पर कहीं इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा इंदौर में पड़ता नहीं दिख रहा है। बहरहाल इंदौर में तो के लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन क्या भोपाल को लेकर हम समझें तो क्या कहते हैं इसको लेकर? देखिए, भोपाल में जिनको बनाया गया है मकरंद देवस्कर को, मकरंद देवस्कर भी इंदौर में चूँकि पोस्टेड रह चुके हैं, बहुत ही गंभीर किस्म के व्यक्ति हैं और बहुत ही जिसको कहते हैं ना टैलेंटेड और इंटेलिजेंट हैं। साथ में वो भी मतलब कागज़ों से लेके ग्राउंड तक को दोनों को समझने वाले व्यक्ति हैं। और वहाँ पे जो मौजूदा कलेक्टर हैं, मुझे लगता है वो भी बहुत मैच्योर्ड हैं और दोनों की फ्रीक्वेंसी में मुझे वहाँ पे भी कोई दिक्कत इसलिए नज़र नहीं आती कि दोनों मैच्योर्ड हैं, दोनों एक दूसरों की परिस्थितियों को समझेंगे। समझने के बाद हो सकता है पावर शेयरिंग में थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो, लेकिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा ऐसा मुझे अभी नज़र नहीं आता, क्योंकि दोनों मैच्योर्ड लोग बैठे हुए हैं। और पहले पुलिस कमिश्नर बनना, चाहे इंदौर की बात हो चाहे भोपाल की बात हो, दोनों के लिए बड़ा चैलेंज तो रहेगा ही, क्योंकि उन धाराओं के तहत काम करना है, उन पावर्स के तहत काम करना है जो पावर कभी एडमिनिस्ट्रेशन के पास हुआ करते थे। तो थोड़ा वर्कलोड भी बढ़ेगा, चैलेंजेस भी बढ़े हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का लोड कम होगा, पुलिस का लोड बढ़ेगा, लेकिन मोरलेस काम तो लोगों को ही करना होता है, व्यक्तियों को ही करना होता है, धाराएं भी व्यक्तियों पे ही लागू होती है, व्यक्ति ही तो बनाते हैं। तो मुझे लग नहीं रहा है कि इंदौर और भोपाल इस लिहाज से किसी भी रूप में फेलियर साबित होंगे, इसकी संभावनाएं हैं। देखिए, हेडलाइन को जनरेट करना बहुत आसान है कि देखिए कमिश्नर बनते से ही गुंडों की सलामी, हत्या हो गई। ये कोई
हत्या होना या लॉ एंड ऑर्डर खराब होना कोई पुलिस कमिश्नर बन गए या इसलिए नहीं होता है। वो एक जो प्रक्रिया है, जो पद्धति है, जो प्रवृत्ति है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन पुलिस कमिश्नर प्रणाली इंदौर के लिए पावर बढ़ेंगे, पुलिस के बढ़ेंगे तो तत्काल फैसले होंगे, तत्काल निर्णय होंगे, डिले नहीं होंगे तो लोग सफ़र नहीं करेंगे। रजा भैया, आपने बात तो सही कही कि जब कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है तो निश्चित तौर पर पुलिस की जो अधिकारों में वृद्धि होगी। अगर हम इसको बात करें जिस तरह से उन्होंने जो इसमें लाए हैं, अमेंडमेंट लाए हैं, कुछ चुनिंदा धाराओं को ही इसमें इन्वॉल्व किया गया है पुलिस कमिश्नर प्रणाली के अंदर, तो क्या लगता है आने वाले समय में धीरे धीरे इनके परिणाम देखने के बाद बाकी धाराओं को भी इसके अंदर समायोजित किया जाएगा? देखिए, धाराओं का एम्पावरमेंट बाद में भी हो सकता है। सबसे पहले पॉलिसी का निर्णय था ना कि कमिश्नर प्रणाली लागू की जाए। पॉलिसी का डिसीजन बड़ा डिसीजन होता है, वो डिसीजन मध्य प्रदेश में हो चुका है और इंदौर और भोपाल में कमिश्नर प्रणाली लागू हो चुकी है। हो सकता है धाराएं परफॉर्मेंस के साथ घटे और बढ़े, लेकिन बढ़ने की संभावना इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पुलिस कमिश्नर अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन होती है। बड़े शहरों में आप देखिए, चाहे मुंबई हो, कानपुर हो, इस एरिया में पुलिस कमिश्नर प्रणाली चली रही है। गुजरात में तो ये मॉडल लागू ही है ऑलरेडी। तो ये दरअसल इसको एक जीएसटी मॉडल के रूप में लागू करना चाहते हैं कि 10 लाख के ऊपर की आबादी के बड़े प्रोमिनेंट शहर जहां लॉ एंड ऑर्डर चैलेंज बन सकता है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का वर्कलोड कम हो, पुलिस के पास वो पावर आए, वो धाराओं के पावर आए, जिससे वो तत्काल प्रभाव से सॉर्ट आउट कर सके, डिसीजन ले सके, एग्जीक्यूट कर सके। अभी क्या होता है, कुछ मामले कलेक्ट्रेट से होते हैं, कुछ मामले डीआईजी ऑफिस से हुआ करते थे। तो जो गैप होता है दोनों का इतना लंबा हो जाता था कि ये तो उनको तय करना है या ये इनको तय करना है। तो दोनों के ऑफिस का जो कम्युनिकेशन गैप था, उस मामलों को लेकर कई जगह डिले हो जाते थे, निर्णय नहीं ले पाते थे। यदि कर्फ्यू कॉल करना है तो डीएम कॉल करेंगे, अब यदि कर्फ्यू कॉल करना है तो डीएम कॉल करेंगे तो डीएम की परमिशन लगेगी, डीएम की अवेलेबिलिटी लगेगी। कई परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है। तो अब सामंजस्य से काम, देखिए प्रणाली कोई भी हो, पुलिस और प्रशासन दोनों में सामंजस्य हमेशा ही लगता है। प्रणाली ना हो तभी लगता है, प्रणाली हो तब भी लगता है। प्रणाली लागू होने के बाद इनके पावर बढ़ जाते हैं तो ये डिसीजन मेकर हो जाते हैं। सही बात है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर हमने काफ़ी विस्तार से बातचीत की है और निश्चित तौर पर आने वाला समय तय करेगा कि प्रणाली कितनी उपयोगी, और इतने लंबे समय बाद जब इसे लागू किया गया है तो आम जनता को इससे कितनी राहत पहुंचती है, कितना फ़ायदा पहुंचता है। बहरहाल राजा भाई, काशी विश्वनाथ का प्रधानमंत्री का जो दौरा था वो काफ़ी पूरे शबाब पर था, इसको कह सकता हूँ मैं। और इस बात की तारीफ़ की जानी चाहिए कि वहाँ पर जो विकास कार्य हुए हैं, मुझे लगता है कि वो एक लैंडमार्क है, वो एक इतिहास की बात है कि किस तरह से वहाँ पर ये काम किए गए हैं और किस तरह से वहाँ पर पूरी काशी का, पूरे वाराणसी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बदला गया है। क्या कहते हो इसको लेकर आप? देखिए, 2 दिन पहले नेशनल टेलीविज़न से लेकर नेशनल अखबारों तक दिन भर काशी के कॉरिडोर की चर्चा चली रही थी, आप और हम सब देख ही रहे थे। देखिए, काशी का कॉरिडोर जो है, जब मोदी जी ने वहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला किया था लोकसभा का, तभी उन्होंने कहा मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। और जब गंगा ने बुलाया है तो किसी निमित्त बुलाया होगा माँ गंगा ने इनको कि कोई आपको डेवलपमेंट के, इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई काम करना है, ये निमित्त भी बनाया होगा। इसको आप रिलेवेंस एंगल से समझिए कि कॉरिडोर तो 3 साल पहले अनाउंस कर दिया गया था कि इसको बेहतर बनाना है। योगी जी ने जब सत्ता संभाली थी तभी वहाँ तकरीबन 400 मकानों का इंक्रोचमेंट तो शब्द गलत है, वहाँ पे जो वहाँ थे उन लोगों को वहाँ से शिफ्ट किया गया और एक बड़ा लैंड एरिया, जो मुझे लगता है 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया जो है, उस एरिया को उन्होंने एक्वायर किया और वहाँ पे डेवलपमेंट का काम शुरू किया। मोदी जी की आप बेसिक थ्योरी समझिए, वो हर स्पॉट पे टूरिज्म ढूंढते हैं, हर स्पॉट पे फुट फ्लो देखते हैं, हर स्पॉट पे इकोनॉमी को ड्राइव करने का एक एंगल देखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि काशी में पहले मुश्किल से 100 लोग भी एक साथ दर्शन नहीं कर पा रहे थे और अब हज़ारों की संख्या में आप अच्छा दर्शन कर पाओगे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बना, उस एरिया को 5 लाख स्क्वायर फीट के एरिया को बहुत भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। और देखिए, किसी भी शहर की इकोनॉमी जो है ना, चाहे काशी हो चाहे उज्जैन हो, जो टेम्पल बेस्ड हैं, उनकी इकोनॉमी का बड़ा कारण ही वो टेम्पल होते हैं सर। तो जब जहाँ धर्म की आस्था का केंद्र का बिंदु है, तो वहाँ सबसे पहले काशी के कॉरिडोर का डेवलपमेंट अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। वहाँ देश दुनिया के श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, गंगा आरती देखते हैं, गंगा स्नान करते हैं। और जब कोई श्रद्धालु वहाँ इस शहर में जाएगा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, तो वहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा।
हॉस्पिटल्स के होटल्स के अंदर जाएगा, फूडिंग रहेगी, रेस्टोरेंट रहेगा, तो इकोनॉमी को ग्रो कर बूस्टअप मिलता है ना, तो वहाँ की जो जीवनचर्या है लोगों की उसमें बदलाव आएगा। ये एक ऐसा सर्कल है, बहुत नज़दीक से जाकर देखने में समझ में आती है कि किसी भी धर्म स्थल के डेवलपमेंट में कितने लोगों को लाभ मिलता है, टूरिज्म को लाभ मिलता है, वहाँ पे जो गंगा पे जो लोग काम करते हैं, तट पे काम करते हैं, बोट में लोग हैं, उनकी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। तो आप इस एंगल को देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। काशी का कॉरिडोर जो है एक देश दुनिया के लिए संदेश भी दिया है डेवलपमेंट के लिहाज से कि हमने जो कमिटमेंट किया था उसको समय रहते पूरा भी कर दिया। सही बात है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर, जैसा राजा भाई ने कहा, कि जाकर हर जगह इकोनॉमिकल वाइबिलिटी ज़रूर तलाशते हैं कि यहाँ टूरिज्म कैसे हो सकता है, क्या इसके कॉमर्शियल एंगल्स हो सकते हैं। और निश्चित तौर पर एक देश का जब नेता इस तरह से सोचता है तो अच्छी चीज़ें निकल कर आती है। रिकॉर्ड समय में एक कॉरिडोर पूरा किया गया, वो प्रांगण काफ़ी अच्छा बनाया गया। हमने भी सब चीज़ें टीवी पर ही देखी हैं, फिजिकली जाकर देखेंगे तो और बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। बहरहाल क्या लगता है कि ये जो कॉरिडोर बना है, प्रधानमंत्री की जो यात्रा हुई है 2 दिन का, वहाँ का जो उनका दौरा था, इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी पड़ने की संभावना लगती है आपको? देखिए, इसको इस लिहाज से एंगल से भी देखिए कि कॉरिडोर का डेवलपमेंट अपने आप में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और वो आने वाले हज़ारों साल तक की नींव है। हमको जाना पड़ेगा आज से 250 साल पहले की सोच पे कि इस मंदिर का, काशी विश्वनाथ मंदिर का नवनिर्माण, जीर्णोद्धार, पुनः स्थापना कराई गई थी तो हमारे शहर की माँ अहिल्या देवी महारानी ने करवाई थी। इंदौर की महारानी अहिल्या देवी जी ने, मुझे याद आता 250 वर्ष पहले इसका स्थापना करा, जो मैंने अध्ययन किया वो उसके लिहाज से आप बता रहा हूँ आपको मैं। और इसीलिए आप देखिए उस कॉरिडोर के कैंपस में अहिल्या देवी जी की बड़ी स्टैचू स्थापित की गई है और देश के तमाम बड़े धर्म स्थलों पर माँ अहिल्या देवी जी ने घाटों का निर्माण, धर्मशालाओं का निर्माण, मंदिरों का जीर्णोद्धार, ये अहिल्या देवी जी का बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे धर्म की स्थापना में रहा है। और हमें, हमारे लिए ये प्राउड मोमेंट है, प्राउड फीलिंग है कि हम उस शहर के माँ अहिल्या के आंचल में रहने वाले लोग हैं। और अहिल्या देवी जी की शिव भक्ति को कोई हर व्यक्ति समझ में नहीं पाएगा। अहिल्या देवी साक्षात देवी है, भगवती है, एक बात। अब आपने इसको पूछा चुनाव के लिहाज से, तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है ना, 2 सेट उस पर डिपेंड करेगा। एक चुनाव डिपेंड करेगा डेवलपमेंट पे, एक चुनाव डिपेंड करेगा हिंदू आइडियोलॉजी के ऊपर। हिंदू आइडियोलॉजी के मामले में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्ड को चुनाव जब आते हैं बहुत ताकत से प्ले करती है, ठीक है। उन्हें मालूम है कि विकास के नाम पे वोट मिले या नहीं मिले, कि राम की आस्था के नाम पे जरूर व्यक्ति इमोशनल हो ही जाता है। और हमारे यहाँ का वोटर आज भी धर्म के नाम पे इमोशनल है ही, देशभक्ति के नाम पर इमोशनल है ही। तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने की प्रबल संभावना है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, वहाँ योगी जी हैं, वो खुद सेफ्रॉन पोस्टर ब्रिगेड के कमांडर हैं, उनकी खुद की आइडियोलॉजी, उनकी खुद की छवि कट्टर हिंदुत्व की है ही। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का कार्ड प्ले करेगा कि नहीं करेगा, वो ताकत से चला जाएगा। लेकिन ये चुनाव अब 2 पार्टी के बीच में रह गया सर। पहले 4 पार्टियां हुआ करती थी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का भी वहाँ। लेकिन अभी जो ट्रेंड दिख रहा है, जो कंटेस्ट दिख रहा है, वो कंटेस्ट तो केवल 2 पार्टियों के बीच में दिख रहा है, समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के पास प्लस पॉइंट ये है, योगी जी का चेहरा है, प्लस 5 साल का टर्म का टेन्योर का आउटपुट है, और अखिलेश समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके साथ यादव कम्युनिटी, स्टॉलवर्ट मुलायम सिंह यादव जो बड़े लीडर रहे हैं उत्तर प्रदेश के भारतीय राजनीति के, उसका लाभ भी अखिलेश के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन आज की डेट में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कोई काम करती है तो उसका चुनावी लाभ लेना जानती है। 15 मुख्यमंत्रियों को 2 दिन से बिठा रखा है ना वहाँ पे, क्यों बिठा रखा है? आइए प्रचार कीजिए, चाहे वो रामलला का दर्शन करेंगे तब प्रचार होगा, काशी विश्वनाथ में बैठेंगे तब प्रचार होगा। और काशी विश्वनाथ को ऐसा प्रेजेंट किया गया कॉरिडोर के लोकार्पण के समय, जैसा राम मंदिर की भूमि पूजन हुआ था वैसा। तो भारतीय जनता पार्टी इवेंट करने में तो मास्टर है, और उनका इवेंट इतना तरीके से होता है, वो सीधे ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है वोटर के ऊपर। और हमारे देश की जनता जो है आज भी धर्म से जुड़े हुए मुद्दों पे इमोशनल हो जाती है, वो विकास कार्य भूल जाती है, कम हुआ कि ज़्यादा हुआ। लेकिन राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, ये मुद्दे उनको टच करते हैं। तो अभी तो गंगा में बहुत सा पानी बहना बाकी है, लेकिन जाहिर सी बात है बीजेपी
24 घंटे चुनाव के मोड में रहती है, तो जो भी फैसले रहते हैं चुनाव के लिए, वोट के लिए रहते हैं। सही कहा राजा भाई ने कि बीजेपी चुनाव को लेकर जो प्लान करती है, जो भी इवेंट करती है, उसको चुनाव को मद्देनज़र ज़रूर रखती है। पार्टी है, अपनी मार्केटिंग कैसे करना पार्टी की स्ट्रेटेजी होती है, निश्चित तौर पर सही बात भी है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर राजा भाई ने कहा है कि समाजवादी और पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दो ही पार्टियां वहाँ मैदान में हैं, तो आने वाला वक्त तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ भविष्य उज्ज्वल है या समाजवादी पार्टी का उज्ज्वल है। बीजेपी मुझे थोड़ा सा प्लस दिख रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। न्यूज़ रूम से सुनील जोशी और राजा शर्मा को हॉट टॉक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।